Hello everyone. We'll continue with our topic on space tech. Last in yesterday's topic, we talked about GIS, Geographical Information System. Today we'll be moving on towards GPS and Navig. By the way, GPS and Navig are part of your remote sensing technology as well as it also utilizes the info from your GIS system. जीपीएस ये जो टॉपिक जीपीएस का जो टॉपिक है ये प्री 3 मार्कर 5 मार्कर प्लस 11 मार्कर के हिसाब से इम्पोर्टेंट रहेगा। 3 मार्कर में डेफिनेशन आएगा। 5 मार्कर में जीपीएस एंड इट्स के एप्लीकेशन आ सकते हैं। 11 मार्कर में भी वही जीपीएस एंड इट्स एप्लीकेशन वगैरह आ सकता है। ठीक, देखते हैं एक एक करके व्हाट इज जीपीएस एंड उसके जो एप्लीकेशन वगैरह वो भी हम पढ़ते हुए चलेंगे। सो देखते हैं जीपीएस। What is GPS? It is a satellite-based navigation system made up of a network of 24 satellites placed into the orbit by the US Department of Defense. Actually जो GPS आज हम यूज कर रहे हैं इसको 1970s में यूएस से टू बी स्पेसिफिक यूएस गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उन्होंने इसको डिप्लॉय करा था। आज करंट ऑपरेशन में अगर देखें देर आर 31 जीपीएस सैटेलाइट्स इन आउटर स्पेस ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। लेकिन जीपीएस को एट ऑप्टिमम रन करने के लिए 31 की जरूरत नहीं है, 24 के साथ भी वो मैनेज करा जा सकता है क्योंकि यूएस हमेशा चाहती है कि 95% ऑपरेशन कैपेबिलिटी बनी रहे। दैट मीन्स अगर गलती से कोई सैटेलाइट एक्यूरेसी नहीं दे पाता है, खराब हो जाता है, तो दूसरे सैटेलाइट उसे मेंटेन करने के लिए मौजूद हो। तो इस वजह से इवन दो वी रिक्वायर 24 सैटेलाइट, currently they have 31 in operation. GPS was originally intended for military applications, but in the 1980s, the government made the system available for civilian use. GPS की एक्यूरेसी तो आप जब यूज़ करते हो आपने देखा ही होगा मोबाइल पे, लेकिन अगेन हम जो वर्जन यूज़ करें जीपीएस का वो सिविलियन वर्जन है। इट इज़ एक्यूरेट टू फ्यू टेंस टू फ्यू 100 मीटर्स। लेकिन जो मिलिट्री वर्जन है जो डेवलप करा गया जो यूएस यूज़ करती है, इट इज सेट टू बी एक्यूरेट टू अबाउट 1 मीटर टू 5 मीटर। इसकी जो एक्यूरेसी रेंज है वो 1 मीटर से 5 मीटर तक की एक्यूरेसी रेंज रहती है। एंड उसको यूटिलाइज करा गया था या फिर डेवलप करा गया था जीपीएस को टू ट्रैक एनिमी टारगेट्स, एनिमी जो मिसाइल लॉन्च साइट्स, ये सब टारगेट करने के लिए। प्लस यूएस अपने मिसाइल्स, ड्रोन्स, रॉकेट्स को लॉन्च करके एग्जैक्ट टारगेट पे हिट करने के लिए उसको डेवलप कराया गया। लेकिन उसके सिविलियन यूज भी ऑप्टिमम होने की वजह से धीरे धीरे उसे मिलिट्री के अलावा सिविलियन यूज के लिए भी यूज करा गया। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 सेगमेंट्स। जो जीपीएस सिस्टम है इसके 3 सेगमेंट, ये आपके नोट्स में नहीं है क्योंकि ये मेंस के हिसाब से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जानना जरूरी है। The system consists of 3 segments: the space segment, the control segment, and the user segment. The US Air Force develops, maintains, and operates the space and control segment. As the name suggests, space segment consists of your 24 satellites या फिर जो 31 operational satellite है। जो कंट्रोल सेगमेंट है इन्हीं सैटेलाइट्स को ऑपरेशन और मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है। और जो यूजर सेगमेंट है इट इज द हैंड हेल्ड डिवाइसेस दैट वी हैव। एक एक सेगमेंट को देखते हैं। द स्पेस सेगमेंट। द स्पेस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ नॉमिनल कॉन्स्टलेशन ऑफ 24 ऑपरेटिंग सैटेलाइट, जो कि उससे ज़्यादा भी हो सकता है, दैट ट्रांसमिट वन वे सिग्नल दैट गिव द करंट जीपीएस सैटेलाइट पोजिशन एंड टाइम। सैटेलाइट 24 सैटेलाइट का ये स्पेस सेगमेंट होता है जो कि सैटेलाइट से अर्थ की तरफ क्या करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं। अभी सिग्नल की वजह से क्या होता है, हमें जीपीएस सैटेलाइट का एग्जैक्ट लोकेशन और टाइम, किस टाइम में ये मौजूद है, जो स्टैंडर्ड टाइम हम कहते हैं, किस स्पेसिफिक टाइम में वो सैटेलाइट मौजूद है, वो भी हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट Next is control segment. The control Next one is control segment. The control segment consists of worldwide monitor and control stations that maintain the satellite in their proper orbits through occasional command maneuvers and adjusting the satellite clocks. ये जो कंट्रोल सेगमेंट है, इस एज द नेम से इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सैटेलाइट्स को कंट्रोल करता है प्लस मॉनिटर करता है कहाँ पे वो एग्जैक्टली लोकेटेड नहीं है। अगर कहीं पे मिसप्लेस हो जाते हैं या फिर अगर थोड़ा सा डाइवर्ट होता है तो उनको वापस से सही जगह प्लेस करना, सही ऑर्बिट पे प्लेस करना, ये इस कंट्रोल सेगमेंट की जिम्मेदारी है। इट ट्रैक्स द, ये जो कंट्रोल सेगमेंट इसका काम क्या है, इट ट्रैक्स द जीपीएस सैटेलाइट्स
uploads updated navigational data and maintains health and status of the satellite constellation. जितने भी यहाँ पे सैटेलाइट्स हैं उनकी स्टेटस डेटा को ये क्या करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, प्लस सैटेलाइट्स की हेल्थ मतलब सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, कोई डिफेक्ट है या नहीं, इन सारी चीज़ों को भी मॉनिटर करा जाता है. अगेन both these two segments are directly under control of US military, to be specific US Air Force. That means आप जो मोबाइल यूज करते हो, जीपीएस वगैरह का इस्तेमाल करते हो, that means understand this, you are also being monitored by US Air Force. To be specific US गवर्नमेंट. जब आप पिज्ज़ा ऑर्डर करते हो, जोमेटो से कुछ खाना ऑर्डर करते हो, या फिर ओला एंड उबर राइड्स लेते हो, your each and every data gets controlled or monitored with the space and control segment. User segment. The user segment consists of GPS receiver equipment. The handheld devices we have, the GPS device that are installed in our automobiles, which receives the signal from the GPS satellite and uses the transmitted information to calculate the user's 3D position and time. सैटेलाइट से एक सिग्नल सेंड होता है, उसी सिग्नल को कौन कैप्चर करता है, जो हमारी हैंडहेल्ड डिवाइसेस कैप्चर करते हैं. ये जो टाइम लैग है फ्रॉम एमिशन ऑफ सिग्नल टू रिसीविंग द सिग्नल, इसी टाइम लैग को क्या करते हैं, कैलकुलेट करके मॉनिटर करके हमारे एग्जैक्ट लोकेशन को क्या करा जाता है, ट्रायंगुलेट करा जाता है. आपने हैंडहेल्ड डिवाइस में देखा होगा, वो सर्कल बन के आता है, फिर बोलता है कि एक्यूरेसी अप टू 10 मीटर्स 30 मीटर्स का एक रेंज बन के आता है. that is done with the user segment. Again civilian use के लिए तो फिर accuracy vary करती है. So these are the three segments of GPS constellation. आगे बढ़ते हैं. Next, how GPS functions or work. GPS कैसे काम करती है. Normally जो GPS है ये triangulation principle पे काम करती है. That means GPS सैटेलाइट से एक सिग्नल सेंड होगा जो कि हमारे हैंडहेल्ड डिवाइस से रिसीव करा जाएगा. इसी रिसीविंग के दौरान क्या होता है, जो टाइम लैग है, जीपीएस के सैटेलाइट से सिग्नल कब सेंड हुआ है और हमारे हैंडहेल्ड डिवाइस में कब ये रिसीव हुआ है, इसी टाइम लैग को कैलकुलेट करके हमारी जो लोकेशन है वो क्या करी जाती है, पिन पॉइंट करी जाती है, जो कि जीपीएस मैप पे शो होता है. और इस तरह से जीपीएस सही तरीके से ऑप्टिममली फंक्शन करता है. देखते हैं इसके बारे में. GPS satellite circle the Earth twice a day in a very precise orbit and transmit signal information to the Earth. जो GPS जो सैटेलाइट्स हैं, जैसे अभी के लिए करेंटली 31 सैटेलाइट्स हैं, ये क्या करते हैं, एक दिन में अर्थ के 2 चक्कर लगाते हैं, ईच एंड एवरी सैटेलाइट. ठीक. एंड ड्यूरिंग दिस व्हाट दे डू इज दे क्रिस क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर क्रिस क्रॉस भी करते हैं. जिससे होता यह है कि एक ही हैंडल डिवाइस में बहुत सारे जीपीएस सिग्नल्स कैप्चर होते रहते हैं. GPS receivers take this information and use triangulation to calculate the user's exact location. अब क्योंकि बहुत सारे जीपीएस सिग्नल्स हमारे मोबाइल पे एक साथ आ रहे हैं, तो उसी डेटा को कलेक्ट करके हमारे लोकेशन को क्या करा जाता है, पिन पॉइंट करा जाता है, फिर ट्रायंगुलेट करा जाता है. एसेंशियली जीपीएस रिसीवर, दैट मीन्स हमारे हाथ में जो हैंडल डिवाइसेस हैं, compares the time a signal was transmitted by a satellite with the time it was received. अब जब वो जीपीएस सिग्नल वहां से सेंड होता है सैटेलाइट से, तो उसमें टाइम स्टैम्प भी लगा रहता है. दैट मीन्स एक सिग्नल एक्स ले लेता है, ये ठीक 11:01 पर लेट्स से एमिट हुआ है, तो सिग्नल के साथ एक टाइम स्टैम्प लगा रहेगा. उस सिग्नल को हमारी हैंडहेल्ड डिवाइस रिसीव करेगी कि इस जीपीएस लोकेशन से ये सैटेलाइट से इस स्पेसिफिक टाइम पे ये सिग्नल आया था. और अभी हमारे हैंडहेल्ड डिवाइस में कितना टाइम हुआ है, जैसे लेट्स से 11 बजकर लेट्स से 1 मिनट एंड कुछ सेकेंड्स. तो ये जो टाइम लैग है, इसी टाइम लैग को मेजर करके हम क्या करते हैं, ट्रायंगुलेट करते हैं लोकेशन. द टाइम डिफरेंस टेल द जीपीएस रिसीवर हाउ फार अवे द सैटेलाइट इज. नाउ द डिस्टेंस मेजरमेंट फ्रॉम अ फ्यू मोर सैटेलाइट्स, क्योंकि बहुत सारे जीपीएस सैटेलाइट्स हैं, तो उनके सिग्नल्स को भी क्या करा जाएगा, इसी तरह से कैप्चर करा जाएगा और टाइम लैग को मॉनिटर करा जाएगा. Now the distance measurement from the few more satellites, the receiver can determine the user's position and display it on the unit's electronic map. अब ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स को ट्रायंगुलेट करके हमारी लोकेशन को पिन पॉइंट कर, यहाँ इस मैप पे हम एग्जैक्टली कहाँ पे मौजूद है. इस तरह से जीपीएस क्या करती है, फंक्शन करती है, बाय ट्रायंगुलेटिंग आवर लोकेशन. ठीक. अगेन ये हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेंस या फिर प्री के लिए नहीं है.
जीपीएस कैसे फंक्शन करता है। इट फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ जीपीएस, ये हमारे लिए 5 मार्कर प्लस 11 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि अभी दिख रहा होगा जीपीएस एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, ये 5 मार्कर आ सकता है। सिमिलर जीपीएस एंड एप्लीकेशन 11 मार्कर में अगर आ गया तो सारे एप्लीकेशंस आपको लिखने पड़ेंगे। एक एक करके देखते हैं। जीपीएस एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। Combination of GPS and GIS has given rise to the site-specific farming and approach to precision agriculture। जैसे हमने GIS में कल बात भी करी थी, GIS GPS की वजह से क्या होता है, हमें प्रेसिजन एग्रीकल्चर एग्जैक्ट फार्म प्रैक्टिस करने में हमें हेल्प मिलता है। एंड अगेन ये वर्ल्ड के स्पेसिफिक से हम बात कर रहे हैं, इंडिया के स्पेसिफिक से बात नहीं कर रहे। जहाँ पे हेक्टर्स ऑफ लैंड है, आप GPIS और GIS को टैग करके आप क्या कर सकते हो, पूरी फार्म को आप मैनेज कर सकते हो। GPS-based applications in precision farming are used for farm planning, field mapping, कहाँ पे सॉइल कैसी है, फील्ड में कौन से क्रॉप्स कहाँ पे हेल्दी ग्रो कर रहे हैं, किस जीपीएस लोकेशन पे हेल्दी है, कहाँ पे सही तरीके से ग्रो नहीं कर रहे हैं, सॉइल सैम्पलिंग, किस जीपीएस लोकेशन पे सॉइल में वाटर कंटेंट कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे मिनरल कंटेंट हाई है, कहाँ पे लो है, ट्रैक्टर गाइडेंस, ट्रैक्टर स्काउटिंग, यील्ड मैपिंग, कितना यील्ड आएगा, ये सब प्रेडिक्शन वगैरह भी हम कर सकते हैं। एंड अगेन छोटे छोटे प्लॉट्स पे नहीं होता, ये हेक्टर्स ऑफ लैंड पे ये करा जाता है, जहाँ पे हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स पे एक साथ क्रॉपिंग करी जाती है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज करी जाती है। It also helps farmers to work in bad weather conditions such as rain, dust, fog and darkness when visibility is quite low। मान लेते हैं हेल स्टॉर्म हो रहा है, तेज बारिश हो रहा है, हमें देखने हम सामने नहीं देख पाते, हमें खेत कहाँ है क्या है कुछ देख नहीं पाते, या फिर अंधेरे में मूव करें, तो वहाँ पे जीपीएस लोकेशन के हम एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके जगह पे पहुंच सकते हैं। द कोलैबोरेशन ऑफ जीपीएस एंड जीआईएस with better quality of fertilizers and other soil enhancement, weeds, pesticides can help a farmer greatly in protecting the natural resources on a long run। जीआईएस जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, बेटर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते, बेटर वीडिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके हम हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है उसे और एफिशिएंट कर सकते हैं। प्लस हमारे जो सॉइल के और एनवायरनमेंट के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय द वे जो एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर आपके नोट में अलग दे रखा है, ये अलग है, दोनों सही हैं, बट आई वुड गो विद दिस वन। उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके ही प्रिंटेड नोट में आपको इससे क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज जीपीएस एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर। जीपीएस में नॉट साउंड लाइक द मोस्ट यूजफुल टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ केयर। अब बोलोगे हेल्थ केयर में क्या जीपीएस का क्या काम है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आप रोड पे कहीं जा रहे हो एंड कोई कार में हो, बाइक में हो, आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, आप इधर उधर किससे पूछोगे, मान लेते हैं रोड पे कोई नहीं दिख रहा, तब आपको कैसे पता चलेगा हॉस्पिटल कहाँ है, कितनी दूर पे है। ठीक, तो वहां पे जीपीएस की जरूरत पड़ सकती है। तो इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर योर हेल्थ केयर। देखते हैं उसके अलावा हॉस्पिटल वगैरह को लोकेट करने के अलावा, फार्मेसी को लोकेट करने के अलावा और किस चीज में ये हेल्प कर सकता है। GPS tracking devices have proven to be a powerful addition to the suite of tools available to health professionals। जैसे कि GPS technology has helped streamline the process of finding accident victims precise geographic locations that is along a road etc। कई बार होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है तो एम्बुलेंस वगैरह को बुलाना पड़ जाता है, बट आप एग्जैक्ट लोकेशन पे एम्बुलेंस को कैसे पता होगा कहाँ पे आना है, हो सकता है रास्ता भटक जाए, कहीं गली कुची के अंदर कहीं फंस जाए, तो आप जीपीएस लोकेशन के सहारे क्या कर सकते हो, एम्बुलेंस को गाइड कर सकते हो, या फिर जो पेशेंट है उनके पास तेजी से आप क्या कर सकते हो, मेडिकल सर्विसेज पहुंचा सकते हो। नेक्स्ट, with a simple GPS bracelet, the whereabouts of an Alzheimer patient, अल्जाइमर पेशेंट की बारे में शायद आपको याद होगा, दीज आर पेशेंट हु हैव मेमोरी लॉस, डिमेंशिया वगैरह रहता है, उम्र के साथ नॉर्मली ये रहता ही है। With a simple GPS bracelet, the whereabouts of an Alzheimer patient can be tracked, who slowly become more and more confused and forgetful and incapable of returning home। कभी कभी वो घर से चले जाते हैं, भाग जाते हैं, फिर हमें उन्हें ट्रेस करना बहुत ही टफ टास्क हो जाता है, लेकिन अगर उनके हाथ या फिर पैर पे अगर जीपीएस ब्रेसलेट लगा हुआ है, देन वी कैन ट्रैक देम डाउन, वो कहाँ पे है क्या है, हम उन्हें वापस घर ला सकते हैं।
इस तरह से भी हमें जीपीएस हेल्प कर रहा है. सो दिस इज योर एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर. नेक्स्ट वन इज जीपीएस इन एविएशन. वैसे एविएशन को आप रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट पे लगभग सिमिलर एप्लीकेशन है. देखते हैं इसके बारे में. GPS is used in aviation throughout the world in order to increase the safety and efficiency of flight. जैसे कि देख लेते हैं. एरिया नेविगेशन अलाउज एयरक्राफ्ट टू फ्लाई यूजर प्रिफर्ड रूट्स फ्रॉम वे पॉइंट टू वे पॉइंट वेयर वे पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन द ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर. अब बोलो सर ये वे पॉइंट क्या है? एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट. ठीक. बट प्लस बीच में होता क्या है, कुछ ट्रांजिशन लाइन्स होती है. जैसे एग्जांपल लेते हैं. ठीक. लेट्स से पहले रोड का एग्जांपल लेता हूँ, फिर एयरक्राफ्ट पे आ जाऊंगा. लेट्स से आप हाँ, लेट्स से आप भोलाराम उस्ताद मार्ग से आप जा रहे हो टावर चौराहा की तरफ. इंदौर में ये दोनों जगह है. ठीक. भोलाराम उस्ताद मार्ग से आपको जाना है टावर चौराहा. तो जब आप इस तरह से मूव करते हो तो क्या आप डायगनली सीधा भोलाराम चौराहे से, भोलाराम उस्ताद मार्ग से आप सीधा टावर चौराहे पहुंच जाओगे कि डायगनली? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? भोलाराम उस्ताद मार्ग से पहले कहाँ आना पड़ेगा? भोलाराम उस्ताद मार्ग से पहले आपको भंवरकुआं चौराहा आना पड़ेगा. भंवरकुआं चौराहा से आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा, फिर आप पहुंचते हो टावर चौराहे की तरफ. ठीक. तो ये जो भंवरकुआं वाला जो एरिया था, ये क्या था? वे पॉइंट था जहां से आपको डायरेक्शन चेंज करना था. सेम थिंग हैपेंस इन योर एयरक्राफ्ट एज वेल. जब एयरक्राफ्ट फ्लाई करते, लेट्स से यू आर फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू, लेट्स से न्यूयॉर्क. ऐसा नहीं सीधा आप दिल्ली से निकले और न्यूयॉर्क पे लैंड कर गए, ऐसा नहीं. आपको बीच में दो तीन डायरेक्शन चेंज करने पड़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई हॉस्टाइल प्लेसेस हैं, कहीं पर टर्बुलेंस वगैरह, तो आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ सकता है. तो उस समय जीपीएस की जरूरत पड़ती है. जीपीएस से क्या कर सकते हो आप? वे पॉइंट जीपीएस लोकेशन आप दे सकते हो, जो आपकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो बताती है. इतने माइल जाने के बाद, इतने किलोमीटर जाने के बाद इस एग्जैक्ट जीपीएस लोकेशन पे आपकी जो एरोप्लेन है इतनी डिग्री मोड़नी है, लेफ्ट साइड राइट साइड ऐसा कुछ रहता है उनका डिग्री. नॉर्थ में इतना डिग्री मोड़ना है, ईस्ट में मोड़ना है. इस तरह से आप क्या कर सकते हो? मूव कर सकते हो. अब अगर ये रोड होता तो अलग बात होती. हम खिड़की से हाथ निकालते, किसी से पूछ लेते, भैया यहाँ से वहां कहाँ जाए, कैसे जाएं? लेकिन एरोप्लेन में तो ऐसा कर नहीं सकते. तो इसी से जीपीएस की जरूरत पड़ जाती है टू गाइड एयरक्राफ्ट टू देयर लैंडिंग साइट्स. नेक्स्ट, improved approaches to airport which significantly increases operational benefits and safety and are now being implemented even at remote locations. Again, जो एयरक्राफ्ट है वो करीब 33,000 फीट ऊपर उड़ती है, और सडनली जब ये टच डाउन करते हैं, लैंड करने के लिए नीचे उतरती है, दे आर फ्लाइंग एट अ वेरी हाई स्पीड. कभी कभी विजिबिलिटी वगैरह नहीं होती है, बारिश वगैरह की वजह से, रात की वजह से विजिबिलिटी नहीं होती, तो वहाँ पे जीपीएस लोकेशन की वजह से एयरपोर्ट को वो ट्रैक कर सकते हैं. प्लस एयरपोर्ट का जो एयर स्ट्रिप है किस डायरेक्शन में एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है उसको भी क्या कर सकते हैं, वो ट्रैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से लैंडिंग में ये मदद मिलती है. Potentially decommissioning and reduction of expensive ground-based navigation facilities. जो पहले के जो ground-based navigation facilities थे, जो रडार वगैरह, वो महंगे हुआ करते थे. लेकिन जीपीएस टेक्नोलॉजी फ्री टू यूज है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ईजी हो गया है, कॉस्ट कटिंग भी हो रही है. Reduced aircraft delays due to increased capacity made possible through reduced separation minimums and more efficient in air traffic management. कई बार आपने देखा हो बहुत सारे एयरक्राफ्ट, जैसे जहाँ बिजी एयरपोर्ट्स में बहुत सारे एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, तो बहुत दिक्कत आ जाती है. पहले क्या करते थे कि एक के बाद एक को लैंड कराते थे, टाइम लग जाता था, फ्यूल भी खर्च हो जाता था. ठीक. अगर कोई एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है तो दूसरा से चक्कर लगाता रहेगा. फिर कई बार होता था कि दो एयरक्राफ्ट अगल बगल बहुत नज़दीक आ जाते तो एक्सीडेंट हो सकता था. तो इन सारी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अब क्या है, जीपीएस के जरिए क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकते हैं, उनके बीच की दूरी को ट्रैक कर, जिसकी वजह से एक्सीडेंट को हम अवॉइड कर सकते हैं. जब लैंडिंग या टेक ऑफ के दौरान भी उनको बेटर मैनेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो एयरपोर्ट रन करने की वो बढ़ जाती है. सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एविएशन. लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट वाला आप अपने से खुद से लिख सकते हो, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस, जो उसका ओरिजिनल यूज़ था मिलिट्री यूज़. इनिशियली डेवलप्ड फॉर द हेल्प ऑफ मिलिट्री, GPS has covered almost all the areas and applications.
अपार्ट फ्रॉम नेविगेशन पर्पज इन मिलिट्री, जो कि नॉर्मल सिविलियन में भी यूज करा जाता है, जीपीएस हेल्प्स इन अदर फील्ड्स लाइक इन ट्रैकिंग द टारगेट यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। जो यूएवीज हम कहते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या फिर ड्रोन्स कहते हैं, उन ड्रोन्स के सहारे हम क्या कर सकते हैं, एनिमी टारगेट को मॉनिटर कर सकते हैं, उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम में यूएस अफगानिस्तान में तालिबान को फाइट करने के लिए प्लस आईएसआईएस को फाइट करने के लिए ड्रोन ड्रोन का इस्तेमाल करिए। इन ड्रोन के सहारे वो क्या करते हैं, दे ड्रॉप बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स डायरेक्टली ऑन द टेररिस्ट हाइडआउट्स। तो एग्जैक्टली कहाँ पे कैसे पता चलता है कि कहाँ पे टारगेट है, एनिमी है नहीं, वो जीपीएस लोकेशन के सहारे एग्जैक्ट बॉम्बिंग करते हैं। So again, this has been helpful for military operation. It is also used for the guidance of missiles and projectiles. जो रॉकेट्स हैं एग्जैक्टली कहाँ पे हिट करना है नहीं करना है, मिसाइल को एग्जैक्टली हिट करने में भी जीपीएस का इस्तेमाल करा जा रहा है। एंड अगेन मिलिट्री एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस इज स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। बस यूएस और उसके जो नेटो एलाइज हैं जीपीएस को मिलिट्री यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ नेटो, तो इंडिया यूज नहीं कर सकती है। लेकिन जो यूएस और उसके जो नेटो अलाइज हैं, दे कैन यूज जीपीएस फॉर मिलिट्री एप्लीकेशंस। सम अदर बेनिफिट्स ऑफ जीपीएस आर प्रोवाइडिंग पोजिशनल इंफॉर्मेशन टू इंडिविजुअल्स हैविंग मोबाइल डिवाइसेस इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे हमारी बात करते हैं रास्ता ढूंढने में या मूव करने में। नेक्स्ट, फ्लड प्रोटेक्शन कैपेबिलिटीज आर एनहांस्ड अलोंग विथ मॉनिटरिंग ऑफ सीस्मिक प्रिकर्सर्स। जैसे डैम वगैरह बनाते समय किस जीपीएस लोकेशन पे सीस्मिक प्रिकर्सर्स हैं जहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आ सकता है, वहाँ पे हम डैम वगैरह नहीं बनाएंगे। ये सारी चीज़ें, फ्लड प्रिडिक्शन करना, किस डायरेक्शन से फ्लड वाटर्स मूव करें, ये सारी चीज़ें हम मॉनिटर कर सकते हैं। जीपीएस ऑल्सो हेल्प्स द मेट्रोलॉजिस्ट इन स्टॉर्म ट्रैकिंग एंड फ्लड प्रेडिक्शन। अगेन जो साइक्लोन वगैरह हो गए, स्टॉर्म्स हो गए, हरिकेन्स हो गए, फ्लड वगैरह को प्रेडिक्ट करने में भी ये हेल्प करता है। So this is GPS and its application, 3 marker, 5 marker and 11 marker. Last one is Navik, navigation with Indian constellation. By the way, जो Navik है, it is your indigenous version of GPS. GPS को डेवलप करा था यूएस ने, सिमिलरली नाविक को इंडिया ने डेवलप करा। दोनों लगभग सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं, खाली ओरिजिन अलग है। यूएस बिलोंग्स जीपीएस बिलोंग्स टू यूएस, नाविक बिलोंग्स टू इंडिया। इट इज द सेम एज जीपीएस। देखते हैं इसके बारे में। नाविक का जो पुराना नाम था, उसका पुराना नाम था इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS. It is an independent satellite-based regional system developed indigenously by India, on par with US-based GPS, Russia's GLONASS, and Galileo developed by Europe. ये जो तीन आपको नेविगेशन सिस्टम दिख रहे हैं, ये आपके लिए फ्री के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस ने जीपीएस डेवलप करा था, रशिया ने ग्लोनस, और गैलीलियो किसने डेवलप करा है, यूरोप ने करा है। सिमिलरली इंडिया डेवलप्ड IRNSS, इसका नाम चेंज हो गया है नाविक में। इट वॉज रीनेम्ड नाविक, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। जो हमारे करेंट प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, he has changed the name of IRNSS into NAVIC. The NAVIC system is a constellation of 7 satellites, जहाँ पे जीपीएस में 24 सैटेलाइट्स ऑप्टिमम थे, नाविक के लिए मिनिमम 7 सैटेलाइट्स की जरूरत है। नेमली IRNS 1I, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F and 1G. So there are 7 satellites that are providing navigation service in India, of which 3 are geostationary and 4 are non-geostationary. That means 3 जो है वो geostationary orbit पे, और जो बाकी 4 वो LEO और MEO orbit पे मौजूद है। Navi could provide tow services with standard positioning service open for civilian use and restricted service, एक्चुअली टो नहीं है, ये टू है। नाविक कुड प्रोवाइड क्रू सर्विसेज विद द स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस ओपन फॉर सिविलियन यूज। एक है सिविलियन यूज, जो कि हम जैसे जीपीएस में कर रहे हैं वैसे ही स्टैंडर्ड ओपन सर्विस है, जहाँ पे हम अपनी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए, कहीं जगह वगैरह रोड मैपिंग के लिए हम यूज करेंगे। एंड रेस्ट्रिक्टेड सर्विस, ये है मिलिट्री सर्विस, एंड एनक्रिप्टेड वन फॉर ऑथराइज्ड यूज, ये मिलिट्री इसको इस्तेमाल करें। तो जो नाविक है उसके 2 वर्जन अवेलेबल है, एक सिविलियन और एक ऑथराइज्ड या फिर रेस्ट्रिक्टेड सर्विस। The system is intended to provide an absolute position of accuracy of better than 10 मीटर। तो जो एक्यूरेसी है नाविक की वो कितनी रहेगी, 10 मीटर थ्रू आउट इंडियन लैंड मास। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो जमीन के ऊपर
जो एक्यूरेसी रहेगी वो 10 मीटर तक की रहेगी, एंड बेटर देन 20 मीटर्स इन इंडियन ओशन। और जो ओशन है इंडियन ओशन एरिया में, वहाँ पे एक्यूरेसी कितनी रहेगी, 20 मीटर्स की। एज वेल एज अ रीजन एक्सटेंडिंग अप्रॉक्सीमेटली, ये जो ऑपरेट करेगा कितने स्क्वायर किलो सॉरी कितने किलोमीटर रेडियस में काम करेगा, 150 किलोमीटर ऑफ इंडिया ये नाविगेशन प्रोवाइड करेगा। नाउ अभी के लिए कितने सैटेलाइट्स हैं नाविक में, 7। बट इन फ्यूचर इंडिया होप्स टू लॉन्च अराउंड 25 सैटेलाइट। इन फ्यूचर इंडिया वांट्स टू लॉन्च 25 सैटेलाइट्स। और ये जो 25 सैटेलाइट्स है, जैसे जीपीएस के सैटेलाइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है, सिमिलरली इंडिया आल्सो वांट्स टू सप्लाई दीज 25 सैटेलाइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पे हम फ्रीली नाविक प्रोवाइड करेंगे। वैसे दूसरों को ज़रूरत है नहीं, बट हम क्यों लॉन्च कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। पहली चीज़ है गुडविल, कि देखो कैपेबिलिटी, हम गुडविल के तौर पे सबको फ्री नेविगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे ज़रूरत थी नहीं, जीपीएस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा था। दूसरी जो ऑब्जेक्टिव है, मेजर ऑब्जेक्टिव वो ये है कि ये सैटेलाइट नेविगेशन प्रोवाइड करने के अलावा इनमें भी कैमरा लगे हुए हैं, जिसकी वजह से होगा क्या, दे कैन बी यूज्ड फॉर स्पाइंग एंड मॉनिटरिंग, कि दूसरे स्टेट कंट्रीज में क्या हो रहा है क्या नहीं। सो इंडिया इज ऑल्सो होपिंग टू बिकम नेक्स्ट जीपीएस डेस्टिनेशन। जैसे यूएस जैसे दूसरों पे नजर रख रही, इंडिया ऑल्सो वांट्स टू डू दैट। एंड लेकिन इंडिया अकेले नहीं, बाकी सारे कंट्रीज भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। चाइना के पास उसके बेडू सिस्टम है, ग्लोनास रशिया का है, वो भी कुछ ऐसे ही डेवलप कर रहे हैं। ऑल आर डूइंग दिस। नेक्स्ट, जीपीएस सॉरी नाविक से हमें क्या फायदा होगा, इट विल रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन फॉरेन नेविगेशन सिस्टम सच एज यूएस जीपीएस। क्योंकि यूएस की जो जीपीएस जब हम यूज करते हैं तो होता क्या, ये जो डेटा है ये स्टोर करी जाती है और एक्सेस करी जाती है बाय यूएस मिलिट्री। व्हाई शुड इंडियन नेशनल्स डेटा बी स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड बाय यूएस मिलिट्री, हमारे डेटा को वो क्यों एक्सेस करें। तो इसी वजह से हमने अपने खुद की इंडिजिनस सिस्टम डेवलप करी है। This is significant as foreign controlled navigation services may not be available during hostile situations, as happened to Indian military during Kargil War. 1999 का जो कारगिल वॉर है, आपने उसके बारे में शायद पढ़ा होगा। जब कारगिल वॉर हुआ था एंड पाकिस्तान मिलिट्री वाज कैप्चरिंग had captured major hilltops in कारगिल सेक्टर, उस समय इंडिया ने यूएस मिलिट्री से मदद मांगी थी कि आप हमें जीपीएस का मिलिट्री यूज के लिए परमिशन दीजिए, हम मिलिट्री यूज करके हम क्या करेंगे, मिसाइल्स वगैरह लॉन्च करके हम क्या कर सकते हैं, टेररिस्ट को मार देंगे। बट यूएस ने मना कर दिया। यूएस का ये कहना था, यू आर नॉट नेटो फोर्स और यूएस एलाई, इसी वजह से हम आपको जीपीएस का मिलिट्री एप्लीकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो उसके आंसर में इंडिया ने नाविक डेवलप करा, और आज की तारीख में नाविक 2 साल से ऑपरेशनल है फॉर मिलिट्री यूज। करेंटली सिविलियन यूज के लिए टेस्टिंग चल रही है, एंड इट इज बीइंग एज्यूम्ड विद इन फ्यू ईयर्स नाविक वुड बी अवेलेबल इन ऑल ऑफ आवर हैंडसेट्स। फिलहाल अभी जो रियलमी कंपनी है, उन्होंने नाविक यूजेबल फोन लॉन्च करा है। बट व्हाट इंडिया वांट्स इज, इन अपकमिंग टाइम्स इन ऑल ओवर इंडिया, जो भी फोन आप यूज करेंगे उस पर नाविक प्री इंस्टॉल्ड आएगा। जैसे आपके फोन में अभी जीपीएस प्री इंस्टॉल्ड है, सिमिलरली इन फ्यूचर नाविक प्री इंस्टॉल्ड आएगा। सो दिस इज अबाउट नाविक। नाविक इज इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्कर 5 मार्कर, रेयर चांस से ये 11 मार्कर में आ सकता है, रेयर चांस है। अगर आ गया तो उसके एप्लीकेशन लिख लीजिएगा। इसके एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सेम है विद द एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस, कुछ अलग नहीं, क्योंकि सेम प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। खाली डिफरेंट क्या है, उसे यूएस ने डेवलप करा है और इसे इंडिया ने, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, हैव ए गुड डे, टेक केयर।